नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, नई सुबह है, नया दिन है और नया टॉपिक है। नया टॉपिक इसलिए है कि इस टॉपिक पर हमने पहले कोई भी वीडियो इस टॉपिक पर या इसके किसी भी रेलेवेंट टॉपिक पर हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। दोस्तों, ये नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक क्या ये है कि अगर हमने किसी भी हॉरोस्कोप को जांचना है, किसी भी हॉरोस्कोप को एनालाइज करना है, किसी भी हॉरोस्कोप को समझना है, तो कैसे समझा जाए, कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे जो ऋषि पराशर चाहते थे, ऋषि भृगु चाहते थे, ऋषि जैमिनी चाहते थे कि लोग कुंडली में से उन चीजों को देखें, उन चीजों को समझें, उन चीजों को कैसे समझा जा सकता है। अब हम कुंडली को जानने का प्रयास करेंगे ऋषियों के मोटिव के हिसाब से। ऋषि क्या सोचते थे, किस लेवल पर उनकी थिंकिंग जाती थी, जिस लेवल ऑफ थिंकिंग पर जाकर उन्होंने इस खूबसूरत एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र की रचना की। प्रयास करेंगे कि हम उस खूबसूरती का थोड़ा सा रसपान कर सकें। हालांकि दोस्तों, हमारी विजडम बहुत छोटी है। ऋषियों के समतुल्य होना या ये स्टेटमेंट देना कि जो एग्जैक्ट में यानी कि 100% ऋषि चाहते थे वो हम समझ पाएंगे, ये तो दोस्तों बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत कठिन चीज है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और टू सम एक्सटेंट दिस इज इम्पॉसिबल ऑल्सो, बट वी विल ट्राई। देखिए, परमात्मा ने ही हमें बनाया है और परमात्मा ने ही हमें बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल हम विवेक के साथ करके प्रयास करेंगे उन छुपी हुई चीजों को जानने की जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में हम लोग नहीं देखते। दोस्तों, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी क्या है? जिसको हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, पराशरी ज्योतिष कहते हैं, वो नॉर्मल ज्योतिष क्या है? नॉर्मल ज्योतिष है दोस्तों, हम जब भी कोई कुंडली आती है क्या करते हैं? कुंडली का हम असेंडेंट देखते हैं, कुंडली के हम प्लैनेट्स की पोजीशनिंग देखते हैं, पोजीशनिंग उनकी कितनी स्ट्रेंथ लेकर है ये देखते हैं, कितने प्लैनेट्स के एक दूसरे के ऊपर ऑस्पेक्ट आ रहे हैं वो देखते हैं, कितनी कंजंक्शंस है ये देखते हैं, कितने प्लैनेट्स के साथ योग बनते हैं ये देखते हैं। साथ ही में ये भी देखते हैं कि कितने प्लैनेट्स अच्छी घरों में पड़े हैं और कितने प्लैनेट्स दुस्थानों में पड़े हैं। और साथ में ही प्रयास करते हैं एक एक को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी कि नवांश में देखना, दशमांश में देखना यानी D10 में देखना, या कुछ लोग जो और आगे जाते हैं वो D60 तक चले जाते हैं। सो इन सारे पैरामीटर्स को मिलाकर जो पिक्चर बनती है, सो हम उसको एनालाइज करके बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये तो है नॉर्मली पराशरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में मोर और लेस अब होता क्या है, कुछ चीजें हैं, हर आदमी अपने विवेक के हिसाब से, हर आदमी अपनी शिक्षा के हिसाब से, हर आदमी अपनी बुद्धि के हिसाब से, हर आदमी अपनी प्रज्ञा के हिसाब से यानी विजडम के हिसाब से कुंडली को एनालाइज करता है और रिजल्ट्स निकालता है। मगर आज हम इन सब चीजों से हटके एक नई डायमेंशन पर जाकर, जिसको मैं थर्ड डायमेंशन बोलूंगा। ये 2 डायमेंशंस तो दोस्तों आप जानते हो, आप समझते भी हो। आज मैं बात करूंगा उस थर्ड डायमेंशन की, उस नई डायमेंशन की, जिस नई डायमेंशन के साथ हम कुंडलीज को एनालाइज कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल फूल प्रूफ होगा, उसमें गलती का कोई अंश नहीं होगा या सुधार की भी कोई
परसेंटेज नहीं होगी। दोस्तों, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये शिक्षा है, ये साइंस है, इट इज एवर डेवलपिंग साइंस। प्रयास है एक नई डायमेंशन, एक नई चीज को एस्ट्रोलॉजी में एडप्ट करने का, और वो डायमेंशन है स्पिरिचुअल एंगल से कुंडली को एनालाइज करना। दोस्तों, बहुत देर से मैं इस रिसर्च में लगा हुआ हूं कि कुंडली, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ऋषि थे अगर, तो उनकी सोच स्पिरिचुअल होनी चाहिए, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए। और अगर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी नामक शास्त्र की रचना की है तो उन्होंने स्पिरिचुअल एंगल से ही इस शास्त्र को निर्मित किया है। इसमें और जो तरीके हैं वो बाद में एडअप हो गए हैं, मगर ऋषियों की मंशा तो स्पिरिचुअलिटी यानी कि परमात्मा वाले सब्जेक्ट से हटकर हो ही नहीं सकती। सो आज हम एक सैंपल हॉरोस्कोप से प्रयास करेंगे ये जानने की कि स्पिरिचुअल एंगल से भी कुंडली को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं स्पेशली एक एनर्जी एक्सिस लूंगा या ज्यादा से ज्यादा 2 एनर्जी एक्सिस लूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए, क्योंकि प्रयास मेरा होता है कि वीडियो 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक रहे, क्योंकि उतना सुनने का जो पेशेंस है वो बहुत से लोगों में, उससे बड़े अगर 1 घंटे, सवा घंटे की वीडियो हो जाती है तो उतना सुनने का पेशेंस भी सब लोगों में नहीं होता। सो वी विल ट्राई टू टेक अप 1 axis or maximum 2 axis in a sample horoscope today, and we will try to analyze in a newer dimension, that is a spiritual dimension. दोस्तों, वीडियो के इस सेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये सैंपल हॉरोस्कोप है और ये सैंपल हॉरोस्कोप आज जुलाई 17, 2017 यानी कि आज का है, और मॉर्निंग टाइम यानी कि 8:41 AM। उस टाइम लग्न में माघा नक्षत्र थे और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में। ये जो कुंडली बनी है ये सिंह लग्न की कुंडली बनी, यानी कि लियो असेंडेंट हैविंग माघा नक्षत्र फॉर असेंडेंट एंड अश्विनी नक्षत्र फॉर मून। ये कुंडली निकल कर आई है। दोस्तों, आज हम इस सैंपल कुंडली के माध्यम से 2 चीजें जानेंगे। वो 2 चीजें क्या हैं? जैसा मैंने कहा कि हम सैंपल कुंडली से 2 एनर्जी एक्सिस लेंगे। 2 एनर्जी एक्सिस लेकर उन एनर्जी एक्सिस को एक नए तरीके से, एक नई डायमेंशन के साथ, एक नए आयाम के साथ एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। और वो आयाम क्या होगा? वो आयाम होगा स्पिरिचुअल एंगल। इसको करने के पीछे दोस्तों मेरा मोटिव क्या है? दिस इज ए सॉर्ट ऑफ रिसर्च। वो रिसर्च क्या है कि मैं भी जानना चाहता हूं कि ऋषि पराशर के मन में क्या था जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी नामक इस खूबसूरत शास्त्र की रचना की। क्या उनके मन में सिर्फ मोटिव मटेरियल प्रेडिक्शंस का था, या उनके मन में मोटिव था स्पिरिचुअल प्रेडिक्शंस का, स्पिरिचुअली एनर्जीज को जानने का, स्पिरिचुअली एनर्जीज को समझने का? ये आज का जो वीडियो है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ रिसर्च पेपर। आपके लिए भी ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट बनेगा और इट विल बी एन एजुकेटिव वीडियो फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजी लवर्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2 एनर्जी एक्सिस इस सैंपल हॉरोस्कोप से लेकर उन एनर्जी एक्सिस को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, और वो प्रयास होगा स्पिरिचुअल एंगल के साथ। सो हम कौन से 2 एक्सिस लेंगे? अब जैसे ही आप इस हॉरोस्कोप को देखेंगे आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट एनर्जी एक्सिस, दैट इज 1st and 7th एनर्जी एक्सिस, जिसको हम नॉर्मली
हॉरोस्कोप का एनर्जी एक्सिस मानते हैं, दैट इज राहु केतु एक्सिस, और वो दैट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेवंथ हाउस। मगर अब यहां पर थोड़ा सा ये मगर या बट या इफ लगा हुआ है। अब वो बट क्या है दोस्तों? ये फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस तो हैं, मगर यहां पे एनर्जीज प्रेजेंट हैं फिफ्थ हाउस और 11th हाउस की। अब हम दूसरे एनर्जी एक्सिस की बात करते हैं। दूसरा एनर्जी एक्सिस है दोस्तों फोर्थ एंड 10th। फोर्थ हाउस में प्रेजेंट है शनि देवता और 10th हाउस में प्रेजेंट है शुक्र देवता। और ये एक्सिस कहने को ये फोर्थ एंड 10th है, मगर इसमें एनर्जीज प्रेजेंट है सेकंड एंड 8th हाउस की। आज दोस्तों हम इन एनर्जीज के माध्यम से स्पिरिचुअल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी से अगर देखना हो तो हम कुंडली का एनालाइज कैसे कर सकते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्सिस, जिसको नॉर्मल एनर्जी एक्सिस ऑफ एन हॉरोस्कोप माना जाता है, दैट इज राहु केतु एक्सिस। अब दोस्तों राहु केतु एक्सिस प्रेजेंट है फर्स्ट और सेवंथ हाउस में, हैविंग एनर्जीज ऑफ फिफ्थ एंड 11th हाउस। दोस्तों फिफ्थ हाउस को हम नॉर्मल पराशरी सिस्टम में क्या समझते हैं? फिफ्थ हाउस है दोस्तों बच्चों का, बेसिक एजुकेशन का, रिलेशंस का। फिफ्थ हाउस हालांकि ये हमारी आत्मा का स्थान भी है, हमारे बर्थ का स्थान भी है, क्योंकि सूर्य यहां पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सूर्य का स्थान है और सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में आत्मा के नाम से जाना जाता है। सो इस हॉरोस्कोप की आत्मा का हाउस जो है वो है फर्स्ट हाउस, यानी कि सूर्य देवता, यानी कि जो अथॉरिटी की जगह है वो अथॉरिटी की जगह फर्स्ट हाउस है। अब हम बात कर रहे थे फिफ्थ हाउस एनर्जीज की। फिफ्थ हाउस एनर्जीज हैं दोस्तों बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन यहां पर अगर हम देखते हैं कि यहां राहु विद्यमान है, तो राहु तो यहां पर क्लैरिटी को खत्म करेगा। थॉट प्रोसेस में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो सूर्य के साथ प्रेजेंट है, वो यहां पर राहु के होने से वो क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, दूर चली जाएगी, क्योंकि राहु हमेशा चीजों को दूर ले जाता है। और एजुकेशन के लिए भी इस जातक को अपनी जगह से दूर जाना पड़ेगा। प्लेस भी उसका चेंज इंडिकेटेड है और थॉट प्रोसेस में भी डिस्टेंस इंडिकेटेड होता है। कंफ्यूजन की स्टेज, एम्बिशियसनेस तो दोस्तों बहुत ज्यादा होगी, मगर ये सारी चीजें होंगी किसके लिए? अब असली बात समझने की ये है, वो किसके लिए होंगी, उसका पर्पस क्या है। दोस्तों जब भी किसी चीज का पर्पस देखना है तो आपको उसका ऑपोजिट सेवंथ हाउस देखना पड़ेगा या देखना चाहिए। वो क्यों है? क्योंकि किसी भी हाउस की ऊर्जा, किसी भी हाउस की एनर्जी, किसी भी हाउस की शक्ति उसके ऑपोजिट हाउस में पड़ी होती है। सो फर्स्ट हाउस की शक्ति कहां पड़ी है? वो पड़ी है सेवंथ हाउस। अब सेवंथ हाउस में प्रेजेंट क्या है, एनर्जीज कौन सी हैं, ये हम जानेंगे। दोस्तों सेवंथ हाउस में प्रेजेंट है केतु देवता। एनर्जीज हैं, एनवायरमेंट है 11th हाउस की, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स अगर करनी है, फर्स्ट हाउस से फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स अगर करनी है, जातक की आत्मा की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स करनी है, तो वो मिलेंगी कहां से? वो मिलेंगी हमें 11th हाउस में प्रेजेंट केतु से। 11th हाउस, ये दोस्तों मैं एनर्जी को डिनोट कर रहा हूं, ये हाउस एक्चुअल में हाउस नहीं है, दिस इज हाउस एनर्जी। आप इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाइए कि मैं 11th हाउस बोल रहा हूं, ये 11th हाउस एनर्जी, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स अगर हमें मिलनी है
तो वो कहां से मिलनी है? वो मिलनी है 7th हाउस में प्रेजेंट केतु से। अब केतु आप जानते हैं मिस्टीरियस प्लेनेट है, केतु स्पिरिचुअलिटी देने वाला प्लेनेट है। सो दोस्तों, यहां पर एक बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि इस जातक को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स करनी है, तो उसको रास्ता कौन सा लेना होगा? वो रास्ता लेना होगा उसको स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चले बिना उसको इस प्रेजेंट लाइफ में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हो ही नहीं सकती, उसकी इच्छा पूर्ति हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये मीनिंग था ये फर्स्ट एनर्जी एक्सिस का, और शायद ये ही मतलब था ऋषि पराशर का। ये मैंने शायद, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी में चल रहा हूं, ये हमारे रिसर्च का सब्जेक्ट है, आप सब भी इस रिसर्च में इनवाइटेड हैं। दैट इज वाई मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ ही बना रहा हूं, और आप सबको इनविटेशन है कि आप भी इसमें अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस को डालिए। उससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो और अच्छा निकल कर आएगा। सो दोस्तों, ये तो था फर्स्ट एनर्जी एक्सिस। अब हम बात करेंगे दूसरे एनर्जी एक्सिस की। अब दोस्तों, उसको मैं दूसरा एनर्जी एक्सिस क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, अगर ऋषि पराशर ने हॉरोस्कोप में केंद्र स्थान बनाए, तो केंद्र क्यों उनको नाम केंद्र दिया? दैट इज वाई, वो क्यों दिया, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि केंद्र मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ हॉरोस्कोप। अब अगर वो 4 घर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें प्रेजेंट प्लेनेट से जो एनर्जीज बन के आती हैं, और अगर कहीं वो एनर्जी का एक्सिस कंप्लीट हो जाता है, तो वो एनर्जी एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी एक्सिस बन जाएगा हॉरोस्कोप के लिए। यहां पर ये इस हॉरोस्कोप में 2 ही एनर्जी एक्सिस दोस्तों बन रहे हैं। एक है फर्स्ट एंड 7th हाउस का एनर्जी एक्सिस, जिसमें राहु केतु प्रेजेंट है। ये तो एक्चुअल एनर्जी एक्सिस है, क्योंकि राहु केतु कहीं भी प्रेजेंट होंगे, वो उस हॉरोस्कोप का एनर्जी एक्सिस होगा। और दोस्तों, यहां पर मैं एक चीज यहां पर और ऐड कर देता हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च को पसंद करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी के एंगल को थोड़ा सा भी समझते हैं, तो यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा प्राश त्रिवेदी को। दोस्तों, इतने ऑथर्स हो गए, मगर जितनी क्लैरिटी से राहु केतु एक्सिस को प्राश त्रिवेदी ने समझाया है, क्योंकि पहले तो प्राश ने अपने आप समझा, उसके बाद जो चीज उसने समझाई वो बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ओरिजिनल है। उन्होंने ये समझाया हमें, और क्या समझाया कि राहु केतु एक्सिस ये किसी भी हॉरोस्कोप का कार्मिक एक्सिस है। राहु से इस प्रेजेंट लाइफ के कर्मों को आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहोगे अपने हॉरोस्कोप के बारे में। जिसको भी अपने हॉरोस्कोप को सही ढंग से जानना है, और राहु को बिना स्पिरिचुअल एंगल के सही ढंग से जाना जा ही नहीं सकता। सो अगर राहु केतु एक्सिस दोस्तों बनता है, वो एनर्जी एक्सिस है हॉरोस्कोप का, वो कार्मिक एक्सिस है हॉरोस्कोप का। और ये कार्मिक एक्सिस ना पास्ट लाइफ से कोई रिलेशन है, ना फ्यूचर लाइफ से कोई रिलेशन है, इसका प्रेजेंट लाइफ के साथ रिलेशन है। मगर क्योंकि ये एनर्जी एक्सिस है, और एनर्जी हमेशा एलिवेशन की तरफ जाती है, सो इसका मोटिव हमेशा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी कि फ्यूचर की तरफ डायरेक्शन लेकर होता है। इस चीज को आप क्लैरिटी से समझ लीजिए कि राहु केतु एक्सिस की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगी, एलिवेशन की तरफ होगी, और एलिवेशन हमेशा ये फ्यूचर की तरफ ही जाती है। तो ये तो था फर्स्ट एनर्जी एक्सिस। अब हम बात करते हैं दूसरे एनर्जी एक्सिस की, दैट इज 4th एंड 10th हाउस।
अब 4th हाउस में दोस्तों प्रेजेंट है शनि वक्री होके, और 10th हाउस में प्रेजेंट है शुक्र जो नॉर्मल डायरेक्शन यानी कि नॉर्मल गति के साथ प्रेजेंट है। अब यहां पर आप एनर्जीज को देखिए। 4th हाउस में एनर्जी है दोस्तों 8th हाउस की, और 2nd हाउस में एनर्जी है 10th हाउस में एनर्जी है 2nd हाउस की। दोस्तों 8th हाउस एनर्जी को आप समझते हो, क्योंकि 8th हाउस मिस्ट्री का हाउस है। हालांकि ये नॉर्मल पराशरी भाषा है, मगर मैं इसको कभी भी ये नहीं मानता, मैं इसको मानता हूं कि ये साधना का हाउस है, क्योंकि 8th हाउस ये मूलाधार चक्र के एक्टिवेशन के बाद का फर्स्ट हाउस है। इसलिए ये कहीं ना कहीं इसका संबंध ऑकल्ट से है, इसका संबंध मेडिटेशन से है, इसका संबंध साधना से है। सो साधना के एनर्जी लेकर यहां पर शनि देवता वक्री हैं, रेट्रो मोशन में हैं। दोस्तों इस चीज को समझिए। अब रेट्रो मोशन यहां पर वो क्या समझाता है? दोस्तों रेट्रो मोशन का मतलब है समथिंग रिलेटिंग टू योर पास्ट। पीछे की तरफ से समथिंग इज देयर विच इज लेफ्ट बिहाइंड, जो चीजें पीछे रह गई हैं, पीछे छूट गई हैं, और वो क्या है? वो शनि के संबंधित है। अब शनि के संबंधित 8th हाउस, दोस्तों शनि क्या है? शनि है डिसिप्लिन, शनि है कर्म। अगर कर्म और डिसिप्लिन को हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो वो निकल कर आएगा योग से। योग, रेट्रो शनि यहां पर हमें यह बताता है कि जो आपकी योग की शिक्षा पिछले जन्म में पेंडिंग रह गई थी, आपको उस शिक्षा को शुरू से शुरू करना होगा। आपको योग की शिक्षा शुरू से लेनी होगी, जिसमें यम भी आएगा, नियम भी आएगा, डिसिप्लिन भी आएगा, आयाम भी आएगा। दोस्तों ये सब मेडिटेशन के हिस्से हैं, और ये कहीं ना कहीं ये शनि और यम के ही हिस्से हैं। और 8th हाउस क्योंकि साधना की एनर्जी है, तो इसमें तो ये चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये चीज हमें यहां पर क्या बताती है कि 4th हाउस यानी कि अपने घर में बैठकर, अपने मन में बैठकर हमें मेहनत के साथ हमें योगिक क्रियाएं करनी है, हमें योग करना है, और योग के माध्यम से हमें साधना के क्षेत्र में आगे जाना है। और जब हम साधना के क्षेत्र में आगे जाएंगे तो हमें एनर्जी कहां से मिलेगी? अब फिर देखिए वही एक्सिस की बात, एक हाउस की शक्ति उसके ऑपोजिट हाउस में प्रेजेंट है, और वो जो शक्ति है वो कौन से हाउस में है, और वो कौन सी शक्ति है? दोस्तों वो शक्ति है शुक्र की शक्ति। साधना के क्षेत्र में जाने के लिए आपको शुक्र की शक्ति चाहिए। अब आप कहोगे कि साधना का शुक्र के साथ क्या लेना देना? वो भी दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि शुक्र सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स है। शुक्र सामर्थ्य है, शुक्र समृद्धि अकेली नहीं है। शुक्र के साथ आप प्रॉस्पेरिटी, ब्रांड वैल्यू, इन चीजों को ही सिर्फ एसोसिएट मत कीजिए। शुक्र साधना भी है, शुक्र सिद्धि भी है, क्योंकि आप देखिए जितनी सिद्धियां मिलेंगी वो आपको मिलेंगी शुक्र के माध्यम से। क्योंकि अब आप देखिए वो क्यों मिलेंगी। अब आप 2nd एंड 8th हाउस को समझिए। 2nd हाउस ये शुक्र का हाउस है। शुक्र का मतलब क्या है कि आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जीवन जीने के लिए जितने साधन चाहिए वो शुक्र देवता वहां पे प्रेजेंट हैं। वो आपको आशीर्वाद के रूप में आपको देंगे ही देंगे। आपके पास प्रचुर धन संपत्ति होनी ही होनी है। अगर आपके पास इतना एफ्लुएंस है ही तो आपको, अब यहां से आप उसका ऑपोजिट हाउस देखिए कि आपको करना क्या है। एक्सक्यूज मी, आपको करना है 8th हाउस की साधना। अब वहां पे शनि देवता हैं जो अनुशासन का डंडा लिए बैठे हैं।
अब यहां पर इस एक्सिस से क्या निकल कर आया कि आपको कर्म करना है, आपको साधना करनी है, मगर उसके लिए जितना पैसा आपको चाहिए, जितनी धन संपदा आपको चाहिए, जितना इजी एनवायरनमेंट आपको चाहिए, वो आपको उन कर्मों के माध्यम से आपको उपलब्ध होगा, या उन सुख संपत्ति या संपदा के कारण आपको वो योग, आपको वो साधना, आपको वो सिद्धियां वो मिल जाएंगी। अब आप देखिए, एक्सिस को हम दोनों तरफ से एनर्जीज को देखें, फर्स्ट सेवंथ को देखें और सेवंथ फर्स्ट को देखें, इसी तरह फोर्थ टेंथ को देखें और टेंथ फोर्थ को देखें। जब हम ये दोनों एंटागोनिस्टिक पोल्स को मिलाने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से क्या चाहते हैं, उनसे क्या इच्छा पूर्ति होनी संभव है, अब दोनों एंगल से अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बेटर जगह पर अपने आप को पाएंगे। सो दोस्तों, इस कुंडली से जो ये दो एक्सिस थे वो क्या समझाना चाहते थे कि इच्छा पूर्ति होगी, बहुत बड़े लेवल की होगी, मगर वो होगी साधना के माध्यम से। सुख संपत्ति आपके पास होगी, मगर उसको आपको अनुशासन से इस्तेमाल करके साधना के क्षेत्र में ले जाकर तब ये चारों हाउसेस, जिनको केंद्र स्थान बोला जाता है, वो आप उस जातक के केंद्र स्थान यानी कि जो उसकी सेंट्रलाइज्ड एनर्जीज हैं, आप वहां तक पहुंच जाओगे। और कहीं आपको किसी के अंदर जो एनर्जीज निहित हैं, जो एनर्जीज छुपी हुई हैं, अगर आप किसी की एनर्जीज को जानने में सक्षम हो गए तो दोस्तों लाइफ की डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गई। अगर लाइफ की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई तो मेरे को यह लगता है कि उसके बाद प्रेडिक्शन करना बहुत आसान सा विषय हो जाएगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक नए आयाम के साथ कुंडली को एनालाइज करने का, समझने का प्रयास किया। दोस्तों, एनालाइज तो कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये परमात्मा का विषय है। परमात्मा इंडिकेशंस तो देता रहता है, वो तो इंडिकेशंस बहुत से माध्यम से देता है। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से चीज को समझाना चाहता हूं कि लाइफ में सीखने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि हम गलतियां करते जाएं, गलतियां करें, प्रॉब्लम्स क्रिएट करें और उन गलतियों के माध्यम से हम सीखें। और परमात्मा, जब इंसान गलती करता है तो परमात्मा का जो एक जुडिशियस सिस्टम है, वो उस सिस्टम से साधक को पनिश करता है, और वो पनिशमेंट ही इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है, और वो भी एक रास्ता समझने का होता है। और यही रास्ता कहीं ना कहीं दोस्तों राहु का भी है। राहु भी आपको एक्सपीरियंसेस पे एक्सपीरियंसेस देता जाता है, अच्छे भी देता जाता है, बुरे भी देता जाता है। और राहु के परव्यू में जब भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो एक्सट्रीम के होंगे, अति के होंगे, और उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से राहु अपने अंदर निहित अपनी ऑपोजिट केतु की ऊर्जा को बाद में दिखाता है, समझाता है कि रास्ता तो दोस्तों आपको केतु का ही लेना है, और केतु के रास्ते से अगर आप मेरे में पहुंचोगे तो आपको जीवन का सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बहुत एम्प्लीफाइड, बहुत बहुत बूस्टर इफेक्ट के साथ मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये था मेरा एक नया आयाम, जिस नए आयाम के साथ, जिस स्पिरिचुअल एंगल के साथ मैंने प्रयास किया कि एक सैंपल कुंडली को आपको समझाया जाए, एक नए तरीके से कुंडली को एनालाइज करना समझाया जाए, सिखाया जाए, और साथ में ही आप सब से एक इनविटेशन भी, एक चैलेंज भी कि आप भी मेरे इस, मैं तो इसको एक यज्ञ कहता हूं दोस्तों, अब ये हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जिसमें मैं अपनी तरफ से अपनी विजडम के हिसाब से आहुतियां डाल रहा हूं। आप भी अपनी विजडम इंटेलिजेंस को यूज करके कमेंट्स करिए, इसके ऊपर आप इसको और एडप्ट करने की प्रयास कीजिए, ताकि हम
किसी एक ऑथेंटिक नतीजे पर पहुंच जाएं कि असल में एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र है क्या। दोस्तों, प्रयास रहेगा कि इस जीवन में मैं एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र को जीवन रहते डेसिफर कर पाऊं, ताकि मेरे जीवन के जितने बचे हुए साल हैं वो समाज के काम आ सकें। और इसी आह्वान के साथ, इस चैलेंज के साथ मैं, और इस इनविटेशन के साथ कि आप मेरे इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस के चैनल के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, बढ़ाइए, प्रोपेगेट करिए, ताकि हम जो ये एजुकेशन है, जो ये एनर्जी है, जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें और हम एक नई दिशा में कुछ समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकें। इसके लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से फ़ोन पे सिर्फ एजुकेशन के संबंध में बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशली मैं आपके लिए आज फ़ोन नंबर आपको मैं बता रहा हूं। वो फ़ोन नंबर है 9881 64480। दोबारा रिपीट करता हूं, 9881 64480। इस पर आप मेरे को अपने सुझाव भेजिए। मेरे से अगर आप बात भी करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ने पर दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ अगली बार कुछ और नया लेकर, कुछ और अच्छा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।